हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12th का अगला टॉपिक लेके आए हैं, कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस। देखिए, जब भी हम किसी बॉडी पे चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए बच्चे जिसके ऊपर चार्ज रिजाइड कर सके। और ये हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है इस यूनिट के अंदर कि जब भी हम किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो कंडक्टर पे चार्ज ठहर जाता है, स्टैटिक नेचर में रहेगा और हम ये कहेंगे कि चार्ज हमें वहाँ पर एक किस्म से स्टोर हो गया है। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों, एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को हम एक किसी कंडक्टर के सरफेस पे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिस अरेंजमेंट में हम क्या कर सकें, काफ़ी सारे चार्ज को इकट्ठा कर सकें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ये देखा, मान लिया हमने कोई कंडक्टर ले लिया ऐसे नॉर्मली और उस कंडक्टर पे बच्चों चार्ज दे दिया लाइक दिस। ठीक है, ये चार्ज दे दिया। लेट द चार्ज क्यू इज गिवन टू द कंडक्टर। इस चार्ज क्यू के देने से मान ले बच्चों इस कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल रेज हो गया, V पोटेंशियल रेज हो गया। ठीक, तो क्या कहेंगे हम, इट इज ऑब्जर्व दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि जितना ज्यादा आप क्या कर रहे हो चार्ज दोगे कंडक्टर को तो उस पर पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा रेज होगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज कर लिया, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/c। और यहां से अगर आप देखें बच्चे तो Q इज इक्वल टू CV। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया चार्ज और एक पोटेंशियल का। और C जो है ये कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब ये C पे किस पे डिपेंड करेगा। देखिए, यहां से ऐसा लगता है कि जो हमारे पास C आया है दैट इज Q/V, और हमें ऐसा लग रहा है कि जो C है ना वो Q और V पे डिपेंड करता होगा। C ना तो Q पे डिपेंड करता है बच्चों, ना ही V पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में आपने पानी भरना है तो उस पानी की टंकी में कितना पानी मौजूद है उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पानी की टंकी का कैपेसिटी कितनी होगी, कितना पानी आ सकता हो, तो फिक्स है, वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है भाई। इतना इसमें क्या है, इतना जो है वाटर जो है इसमें वो आ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, ना तो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगी और ना जो पोटेंशियल रेज हुआ है ना ही वो उस पर डिपेंड करेगी। मतलब पानी की टंकी में कितना पानी है और किस लेवल तक है वो मैटर नहीं करता, कैपेसिटी ऑलरेडी क्या है उसकी डिसाइड है। सो वो केस पे, दूसरी बात, ना ही वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। जब आप हम आगे जाके इसका एक्सप्रेशन निकालें तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट देखें बच्चों, यूनिट आएगी चार्ज की यूनिट कूलाम, 1 कूलाम डिवाइड बाई वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 1 कूलाम पर वोल्ट, इसको बोलते हैं बच्चे फैराड। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और द कैपेसिटेंस ऑफ एनी मटेरियल इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन इट स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड इट्स पोटेंशियल रेंजेस टू 1 वोल्ट। किसी भी मटेरियल पर जो कंडक्टर है उस पे अगर 1 कूलम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक राइज कर जाए, दैट कैपेसिटी इज नोन एज 1 फैराड कैपेसिटी। देखेंगे ये कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगला पॉइंट ये है, जो कैपेसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। हमेशा क्या होगी बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1 फैराड यूनिट समझ में आ गई। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है और ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार इसका। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों A/T और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो V को लिख देंगे बेटे वर्क बाई चार्ज। चार्ज फिर ऊपर चला गया, एक चार्ज को तो हमने AT लिख दिया, दूसरा चार्ज भी AT बनेगा, दैट इज A²T²। वर्क का फॉर्मूला आता है बच्चे mL2T-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखें तो आ जाएगा M-1 L-2 T4A2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। तो इस प्रकार से बच्चे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, M-1 L-2 T4A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर हम किसी भी मटेरियल पे, जैसे पहले चार्ज Q था तो उस पे पोटेंशियल कितना था बच्चे, V था, तो कहते हैं अगर मैं उस मटेरियल पे, उस कंडक्टर पे चार्ज Q की बजाय 2Q कर दूं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस।
तो इस फार्मूले को देखते ही बच्चे एकदम से झटके से कहते हैं सर कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप चार्ज को डबल कर रहे हो ना बच्चों, तो उसी टाइम उसका पोटेंशियल भी क्या हो गया है, डबल हो गया है, क्योंकि साइज वगैरह के साथ तो हमने कोई छेड़खानी की ही नहीं है। ठीक है, तो फिक्स साइज के किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज पहले से डबल कर देते हो तो अंडरस्टूड है बात कि वहाँ उसका पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा 2V। तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी C डैश, दैट इज Q डैश बाई V डैश। तो यहाँ से बच्चों C डैश जो आएगा 2Q डिवाइड बाई 2V, अगेन C डैश इज इक्वल टू C। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, इसकी डेफिनेशन पता चल गई कैपेसिटेंस की क्या होती है। ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया, यूनिट क्या होती है। अगर आपसे कोई कहे कि CGS यूनिट क्या आएगी, CGS यूनिट निकालते हैं कैपेसिटेंस की, Q बाई V। देखो बच्चों, चार्ज की CGS जो यूनिट होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है 1 कूलम, और CGS होती है ESU 3 × 10⁸ 8 ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की यूनिट होती है CGS, ये क्या है SI। इसी प्रकार वोल्ट की CGS यूनिट होती है बच्चे ESU में। अगर देखें तो 1 वोल्ट को अगर हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, देन 1 वोल्ट इज रिटन एज 1/300 ESU। बड़ा ही चौंकाने वाली बात है, जो ESU है वो SI यूनिट से बड़ी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो 1 ESU में कितने वोल्ट होंगे बच्चों, 300 वोल्ट होते हैं। तो 1 वोल्ट में इतने ESU, तो यहाँ से अगर इसकी SI सिस्टम में से CGS में लिखेंगे तो क्या आएगी, ऊपर आ जाएगा बच्चों 3 × 10⁻⁸ ESU वोल्ट कहेंगे इसको, कहीं इसको आप दोनों को कंफ्यूज कर लें तो ये आएगा, इसको स्टैट वोल्ट भी लिख सकते हो आप ऐसी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे बच्चों, स्टैट वोल्ट। तो 3 × 10⁸ ये आ गया बच्चों चार्ज ESU में, और नीचे आ जाएगा V कितना आएगा 1/300 ये आ गया बच्चों स्टैट वोल्ट। तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ये चला गया ऊपर, ये 3 × 10⁻, ये 9 होता है बच्चों, 8 तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, 3 × 10⁻9, तो ये चला गया ऊपर, तो ये आ गया 3 × 3 9 × 10⁻11 ESU डिवाइड बाई स्टैट वोल्ट। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो 1 जो फेराड है, ये जो 1 फेराड की हम बात कर रहे हैं बच्चों, 1 फेराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटी। तो इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, इसको अपने काम आएगा। ठीक है, तो CGS यूनिट जो आएगी यहाँ से, इसको हम बच्चे कहीं अलग से नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो 1 फेराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटी, ये इसकी CGS यूनिट आ जाएगी। अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, कह सकते हो, कंडक्टर कह सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर का रेडियस दे दिया बच्चों R, सेंटर C है। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज हमने दे दिया Q, इस स्फीयर पे कितना चार्ज दे दिया आपने, Q चार्ज दे दिया। ठीक है, Q चार्ज देने से मान लेते हैं पोटेंशियल रेज कर गया बच्चों V, कितना रेज कर गया V। तो यहाँ से V का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो आएगा Q/4πε0 × R। दिस इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज, और Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, C की वैल्यू आ जाएगी Q/V, Q डिवाइड बाई V आपके पास आ ही गया है,
ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो सी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और साफ तौर पर यहाँ देखिए जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर की वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। एक और काम की बात देखो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो है ना वो पहले हमने निकाली थी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट, वो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकाली थी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आती है ना वहाँ पर वो बड़ी अजीब आती है। अगर आप वहाँ से उसके लिखें कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसी यूनिट आती है बच्चे उसकी। यहाँ से देखिए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की एक बड़ी स्टैंडर्ड की यूनिट आएगी निकल के। एप्सिलॉन नॉट जो है उसको लिख सकते हो आप, कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड और रेडियस की मीटर। सो फैराड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्लियर है ना? इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या आ गई बच्चे? रेडियस के डायरेक्टली, यानी जितना भी स्फेरिकल कंडक्टर का साइज बड़ा होगा उतनी ही कैपेसिटेंस क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और एक बात ध्यान रखें बच्चों, हमने यहाँ पर इसको आइसोलेटेड स्फीयर लिया है। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब समझते हो ना? आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब है कि इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि बाद में ये देखा गया कि जब किसी भी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक कोई दूसरा कंडक्टर आप रखते हो ना तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हो जाता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है पहले से। चलो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए फिलहाल हमने यहाँ पर आइसोलेटेड का केस हमने यहाँ पर किया है। ठीक है। अब अगर अर्थ का एग्जाम्पल, हमें अर्थ को एज ए कंडक्टर मानते हैं और इसका एग्जाम्पल लेके चलें तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा 6400 किलोमीटर और इसको लिख देंगे 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो सी आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ और आर की वैल्यू आ जाएगी 6.4 10⁻⁶। इसको जब पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ रिजल्ट इस तरफ से बन के आएगा बच्चे, अपना डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा 0.7711 10⁻⁻³ फैराड। और आप देखिए इसको अगर आप कंप्लीट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। आप खुद सोचो, यूनिट हमने डिफाइन की फैराड में, जबकि अर्थ इतना लार्ज स्फीयर है, इतना बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस ही 6400 किलोमीटर है। उस अर्थ का जो पूरा का पूरा अर्थ का जो कैपेसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैपेसिटी आ रहा है बच्चों 711 माइक्रोफैराड की। इतनी कम कैपेसिटी इतने बड़े अर्थ सरफेस की। तो दो बातें हैं, तो जब कैपेसिटी ही बहुत कम है अर्थ की, या फिर उसकी जो वैल्यू है कैपेसिटेंस जो है वही जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फैराड है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, वो यहाँ से शो हो रहा है। अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। जैसे पानी समुद्र में से पानी की बूंद निकाल ली, बाल्टी 2 बाल्टी निकाल ली, 2 डाल दी, क्या फर्क पड़ता है उसके लेवल पे? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ऐसा ही कुछ हम यहाँ कहते हैं, अर्थ पे जितना मर्जी चार्ज इनटेक कर लीजिए, कर दीजिए उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका पोटेंशियल क्या मानते हैं? 0। तो अगर अर्थ का पोटेंशियल 0 मान ले, Q = C/V, तो यहाँ से C आ जाएगा Q/V। तो अगर ये टेंड्स टू 0 कर दें हम तो Q/V दैट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अर्थ की कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ से कैपेसिटी क्या आ रही है? 711 माइक्रोफैराड। यानी अपने आप में ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं है, इवन माइक्रोफैराड होते हुए भी। तो हम ये इंडिकेट करेंगे कि फैराड इज सच ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसीलिए आमतौर पर जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह जहाँ भी प्रॉब्लम्स आप करेंगे उसमें जो कैपेसिटेंस दी मिलेगी वो माइक्रोफैराड में, नैनोफैराड में और पिकोफैराड में दी हुई मिलेगी बच्चों। नॉर्मल फैराड में कहीं पर भी आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा खास टॉपिक है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। और टॉपिक क्या है बच्चों? हमारे पास अब 2 मटेरियल दे दिए ऐसे, इस तरह से 1 एंड दिस इज सेकंड। ठीक है। और ये साइज जो है बच्चों इनका अब अलग अलग है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, सेकंड चैप्टर हमने जब इस यूनिट का स्टार्ट किया था उसमें मैंने ये बताया था, अगर 2 आइडेंटिकल बॉडीज पे चार्ज है Q1 Q2, अगर आप उनको किसी वायर से टच करवा देते हैं तो उनका जो चार्ज है वो चार्ज जो है ना बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा हम कहते हैं कि चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर साइज अलग अलग है और फिर आप किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो क्या फिर भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम अभी करते हैं, यहां पर काफी मेन बातें निकल के आएंगी। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? आप देखो वैसे कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है। लेट अस कंसिडर ए टू कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 and r2 given a charge q1 and q2 such that their potential raises to volt v1 and v2। इस तरह से रेज कर दें उसको, ठीक है। अगर उसको ऐसे रेज कर दें पोटेंशियल को, अब क्या किया, अब हमने इनको दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया और कनेक्ट करते ही थोड़ी देर के बाद वो वायर हटा दी। अब होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करेंगे, जिस भी बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस भी बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नोट चार्ज। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो बॉडीज हैं, हो सकता है एक बॉडी पे चार्ज ज्यादा हो, दूसरी बॉडी पे कम हो, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ चार्ज फ्लो करता है। चार्ज का फ्लो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, पानी की टंकी है, ठीक है, एक पानी की टंकी यहां रखी है, एक पानी की टंकी यहां रखी है, इसके अंदर पानी का लेवल यहां तक है बच्चों, और इसके अंदर पानी का लेवल केवल यहां तक है। यानी ये टंकी में पानी जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी खाली है, ये सारी खाली पड़ी थोड़ा सा पानी है। लेकिन इसका जो इसको रखा हुआ आपने इससे ऊपर की हाइट पे रखा हुआ है, इसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर होते हुए भी जब आप इसको टेप से इनके साथ कनेक्ट करोगे, ट्यूब उसके साथ पाइप के साथ, तो पानी फिर भी यहाँ से उस तरफ जाएगा। चार्ज इसके पास कम था तो क्या ज़्यादा था, पोटेंशियल ज़्यादा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो जैसे इसको करोगे बेटे, चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो किया, फ्लो करते ही चार्ज क्या करेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब नई सिचुएशन जो आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। अब हमारे पास एक नया फैमिली मेंबर और ऐड हो गया है फिजिकल क्वांटिटीज में, वो कैपेसिटेंस। इसकी C1 मान लेते हैं, इसकी कितनी मान लेते हैं, C2। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया बच्चों Q1 डैश, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया बच्चों Q2 डैश, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, क्योंकि कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो चार्ज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फर्क कहाँ पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा पोटेंशियल पे। पहले इनका पोटेंशियल अलग अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस था, इसीलिए चार्ज का फ्लो हुआ। कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए या दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाए। तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होना ही कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल, जब बॉडी आपस में अपने चार्ज को क्या कर लेती है बच्चों, शेयर करके और दोनों पे सेम पोटेंशियल अटेन कर लेती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पोटेंशियल। क्लियर। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको लिखोगे बच्चे C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो V निकाल लेते हैं कॉमन। तो अगर V कॉमन आ जाएगा तो इसको लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अब C1V1 क्या है, दिस इज द चार्ज ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर शेयरिंग। C2V2 क्या है, चार्ज ऑफ द सेकंड, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, वो इक्वेशन लगा सकते हैं आप। तो इसको आप V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1 प्लस C2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो अब नया चार्ज क्या आएगा, Q1 डैश आ जाएगा बच्चों C1 इंटू वी, C1 इंटू वी की वैल्यू आ गई बच्चे Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द टोटल चार्ज, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर। सेकंड पे चार्ज निकालोगे तो वो आ जाएगा C2 Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
ठीक है, कैपेसिटेंस पता है तो कैपेसिटेंस से निकाल दो। लेकिन अगर कंडक्टर दे रखा आपको कोई, तो हो सकता है उसकी कैपेसिटेंस ना दी मिले, उसका रेडियस दिया मिल जाए। और रेडियस क्या होता है बेटे, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी c किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली r पे। तो जहां भी c है वहां आप r भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा r1 क्यू डिवाइड बाई r1 प्लस r2, और ये आ जाएगा बच्चों r2 क्यू डिवाइड बाई r1 प्लस r2। ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहीं क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये एक स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इस पे चार्ज दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, और इस पे चार्ज दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम। नाउ व्हाट विल बी द चार्ज, जब आप इसको क्या कर देते हो बच्चे, ऐसे ज्वाइन कर दिया वायर से, कुछ टाइम के बाद दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा और कितना पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल तो यहाँ से निकाल सकते हो बेटे। इसको आप क्यों क्या लिखा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो कैपेसिटेंस आपको किसकी टर्म में मिलेगी, फिर आपको रेडियस की टर्म में मिलेगी ना कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना आया, Q1 डैश, इस पे चार्ज बताओ कितना आया। इस पे चार्ज आएगा R1 है 3 सेंटीमीटर। टोटल चार्ज पहले कितना था बच्चों, 15 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कितना है बच्चों, 5। ठीक है, R1 प्लस R2 कितना है, 5। Q2 डैश कितना आएगा, Q2 डैश आएगा, इसका रेडियस कितना है 2। ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था 15, डिवाइड बाई दोनों का रेडियस कितना है बच्चों, दोनों का रेडियस है 5। ये तो बड़ा मजेदार ही आंसर आ गया। ये 9 माइक्रोकूलम और ये कितना आ गया बच्चों, 6 माइक्रो, यानी कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा होगा फर्क, ये भी देखने की बात है। इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल तो अलग अलग था, तो चार्ज की शेयरिंग भी तो अलग लगानी चाहिए थी। तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। R1 कितना है, R1 है 3 इंटू क्यू कितना बच्चों, क्यू आया अपने पास 15, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 3 प्लस 2 5, और दूसरा आ जाएगा Q2। मतलब हुआ क्या एक्चुअली में, चार्ज जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं। पहले इस पे 6 था, अब इस पे 9 आ गया, और इस पे 9 था, उस पे कितना आ गया है, 6 आ गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो बात क्या है, बात ये है कि जो अपने पास ये वाला था, इसके ऊपर 6 माइक्रोकूलम चार्ज था, तो इस पे अब चार्ज ज़्यादा आ गया है, और इस पे चार्ज, इसका यहाँ पर पोटेंशियल हाई था और यहाँ पोटेंशियल लो था, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया है। क्लियर हुई ना बात। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। इसके आगे एक बार और एक्सप्रेशन हम निकाल लेंगे बेटा इसका, कि किस प्रकार से चार्ज स्टोर होगा। उसके बाद एनर्जी लॉस का भी हम केस करके देखेंगे। लेकिन एक बार कॉमन पोटेंशियल ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपने देखना, जब एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे तो कॉमन पोटेंशियल के साथ एनर्जी स्टोर का क्या रिलेशन होगा वो भी देखेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, कॉमन पोटेंशियल के ऊपर। इसी टाइप से कोई हम लेंगे क्वेश्चन। तो मान लिया बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r are temporarily placed in contact and then separated at the surface of each. Which sphere has the greater value of the following? चार्ज की वैल्यू किस पे ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी की किस पे होगी, पोटेंशियल की किस पे होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किस पे होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए ध्यान से हम करते हैं इसको कि रिलेशन क्या बनेगा। हमारे पास ये सिचुएशन है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है। ठीक है, ये ले लिया। इस पे चार्ज मान लेते हैं बच्चों Q1 है, इस पे कितना है Q2, इसका रेडियस कितना है R है, और इसका रेडियस कितना है 2R है। ये ले लिया आपने। तो चार्ज Q1 Q2 है, रेडियस R है, दूसरे पे कितना है 2R है। और कुछ नहीं दिया इसने, बस ये कह दिया कि टेम्परेली प्लेस्ड इन कंटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। एक बार कंटेक्ट में किया इनको, और कंटेक्ट में करते क्या कर दिया बेटे, सेपरेट कर दिया। ये इस तरह से। अब इस पे Q1 डैश और इस पे कितना है बच्चों Q2 डैश। तो मान लेते हैं, तो अगर शेयरिंग जो होगी चार्जेज की, वो किस पे कैसे डिपेंड करेगी बेटे, इसका रेडियस कितना है R, इसका कितना है 2R। तो शेयरिंग चार्जेज की किस पे डिपेंड करती है, देखो
कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी, किसकी कैपेसिटी क्या है। तो शेयरिंग करने के बाद पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो V अगर सेम है तो इसको लिखेंगे Q1 डैश बाई C1 दैट इज इक्वल टू Q2 डैश बाई C2। C2 क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो इसको लिख देंगे Q1 डैश बाई R1 दैट इज Q2 डैश बाई R2। यहाँ से अगर इसको रेशियो को लिखें तो Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश का रेशियो आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2, और इसको लिख देंगे Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू R, और R2 कितना है 2R, तो ये आ गया बच्चे 1/2। मतलब क्या हुआ, Q1 पर चार्ज कम होगा और Q2 पर क्या होगा, ज्यादा होगा। Q2 पर चार्ज ज्यादा होगा और इस पे चार्ज इससे क्या होगा बच्चे, हाफ होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस पूछा इसने चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा 1 होती है Q1 डिवाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 आ जाएगा बच्चों Q2 डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है बच्चों। जो ये 3-4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो ध्यान से इनको करना आपने, ठीक है। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना आ गया, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 आ गया, दोनों को डिवाइड करो Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश, ठीक है, इनटू ये तो रह गया नीचे बचे, ये चला गया ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा R2 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर, ठीक होगा, हाँ ठीक है। और Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना आया है, Q1 डैश बाई Q2 डैश आ गया बच्चों R1 डिवाइड बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी बच्चे R2 बाई R1, दिस इज सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, और रेडियस R2 का डबल है R1 से, तो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 का रेशियो आ जाएगा बच्चों 2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या पूछा है इन्होंने, अगला पॉइंट पूछा है पोटेंशियल बताइए क्या आएगा। पोटेंशियल अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल आपको पता है बच्चों क्या होता है, V1 इज इक्वल टू K Q1 बाई R1 डैश लिख लो इसको, और V2 आ जाएगा बच्चों K Q2 डैश डिवाइड बाई R2, दोनों को डिवाइड करो V1 डिवाइड बाई V2, V1 डिवाइड बाई V2, K से K कैंसिल आउट, तो क्या आ गया K1 Q1 डैश डिवाइड बाई R1 और डिवाइड बाई V2, V2 आ जाएगा बच्चों ऊपर आ जाएगा R2 डिवाइड बाई Q2 डैश, Q2 डैश बाई Q1 डैश, Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना है R1 बाई R2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों, R2 बाई R1 ये इंटू इसका लिख देंगे हम R1 बाई R2, ये कट गया। वैसे ही पता होना चाहिए 1 ही आना था, क्योंकि जब दो बॉडी को कांटेक्ट करके छोड़ दिया ना तो पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं आपको, कांटेक्ट करके दोबारा अलग कर दिया ना, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम आ गया उनके ऊपर, तो उनका रेशियो क्या आएगा 1:1। अगला केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी नो दैट E1 इज इक्वल टू K Q1 डैश बाई R1 स्क्वायर, और E2 जो आ जाएगी बच्चों K Q2 डैश डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर दो E1 डिवाइड बाई E2, रेशियो निकालो K से K कैंसिल आउट, E1 कितना है Q1 डैश डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, और E2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो इससे इसको इससे डिवाइड करो तो R2 स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, R2 स्क्वायर डिवाइड बाई Q2 डैश, ये कितना आ गया Q1 डैश बाई Q2 डैश पीछे निकाला था R1 बाई R2, ये आ गया R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इनटू ये कितना आया बच्चों R1 डिवाइड बाई R2, इसको लिख सकते हो आप R2 डिवाइड बाई
R1, या तो ऐसे निकाल लो बच्चों इसको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट का मतलब E1 डिवाइड बाई E2 अगर लिखोगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो हमने निकाला था R2 बाई R1, तो इसको लिख दो बच्चों R2 बाई R1। देखो दोनों से एक ही एक्सप्रेशन आया। अब R2 रेडियस डबल है R1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज टू E2 इज इक्वल टू, यहाँ 2R1 लिख देंगे ना इसको, तो ये आ गया बच्चों 2:1। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रेशियो है बच्चे, जो हमारे पास जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर, कौन से फील्ड की बात करेंगे हम, E1 पे ज़्यादा होगा E2 से, यानी E1 पे E2 से ज़्यादा होगा, जितना सरफेस छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज हमने कॉमन पोटेंशियल के बारे में बात की है, कल हम किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो निकाल लेंगे, ठीक है। एक सिंपल केस हम किसी भी कंडक्टर की ही बात करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।